नमस्ते और स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे नगीने की दुनिया में उतरने वाले हैं जिसे हम सब ने कभी ना कभी पढ़ा जरूर है। प्रेमचंद की अमर कहानी पंच परमेश्वर। हमारे पास इसका एक बहुत ही खूबसूरत सचित्र संस्करण भी है जो किरदारों को, उस माहौल को और भी जीवंत कर देता है। बिल्कुल। पर आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि हम इसके जरिए एक बड़े सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। पर वो सवाल क्या है? सवाल ये कि क्या दोस्ती, दुश्मनी, ये जो हमारे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, क्या सच्चा न्याय इनसे ऊपर उठकर ही संभव है? बहुत गहरा सवाल है। और प्रेमचंद यहाँ सिर्फ दो दोस्तों की कहानी नहीं कह रहे। वो एक तरह से धर्म और स्नेह के बीच का जो एटर्नल द्वंद्व है उसे सामने रख रहे हैं। धर्म और स्नेह, मतलब हमारा कर्तव्य और हमारे व्यक्तिगत लगाव, बिल्कुल। इन दोनों के बीच की जो कश्मकश होती है, ये कहानी उसी का एक बहुत ही शक्तिशाली चित्रण है। तो चलिए इसी सवाल को जहन में रखते हुए कहानी की दुनिया में उतरते हैं। कहानी के केंद्र में है दो जिगरी दोस्त, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, जिनकी दोस्ती की तो मिसालें दी जाती थी गांव में। हाँ, और कहानी का पहला मोड़ तब आता है जब जुम्मन अपनी एक बूढ़ी खाला की थोड़ी बहुत जमीन जायदाद अपने नाम करवा लेते हैं। एक वादे पर। हाँ, इस वादे पर कि वो उनकी देखभाल करेंगे। और यहीं पर देखिए प्रेमचंद उस दौर के सामाजिक ताने बाने पर एक बहुत गहरी टिप्पणी करते हैं। ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं है। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे जायदाद का हस्तांतरण, मतलब प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है, वो इंसानी रिश्तों को एक लेन देन में बदल देता है। सही बात है। ये उस सामंती मानसिकता को दिखाता है जहां जमीन का मालिक होना ही सबसे बड़ी ताकत थी और रिश्ते उस ताकत को हासिल करने का बस एक जरिया बन जाते थे। हाँ, और वो ताकत का नशा तो तुरंत दिखने भी लगता है। जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई थी, खाला की खूब आवभगत हुई। लेकिन जैसे ही रजिस्ट्री की मुहर लगी, जुम्मन और उनकी पत्नी का व्यवहार एकदम से बदल गया। अब खाला को, जैसा कहानी में लिखा है, सूखी रोटियों के साथ कड़वी बातों की खुराक मिलने लगी। ये है शक्ति के समीकरण का बदलना, पावर डायनामिक्स। पहले जुम्मन को खाला की जरूरत थी, अब खाला पूरी तरह जुम्मन पे निर्भर है। बिल्कुल। प्रेमचंद यहाँ दिखा रहे हैं कि जब एक इंसान असहाय हो जाता है तो दूसरा कितना असंवेदनशील हो सकता है। ये मानवीय स्वभाव का एक, कह सकते हैं, स्याह पक्ष है। जब जुल्म बर्दाश्त से बाहर हो गया तो खाला ने एक दिन जुम्मन से कहा, बेटा, मुझे हर महीने कुछ रुपए दे दिया करो, मैं अलग खा पका लूंगी। इस पर जुम्मन का जवाब था, रुपए क्या यहाँ पेड़ पे फलते हैं? देखिए जरा। यहीं पर खाला ने वो कदम उठाया जो उस समय किसी औरत के लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने पंचायत बुलाने की धमकी दी। और इसे थोड़ा और गहराई से समझना जरूरी है। उस जमाने में अंग्रेजी अदालतें गांवों के लिए वो बहुत दूर, बहुत महंगी और सालों साल चलने वाली एक जटिल प्रक्रिया थी। हाँ, आम आदमी की पहुंच से बाहर। बिल्कुल। पंचायत गांव की अपनी व्यवस्था थी जहां न्याय तुरंत और सबके सामने होता था। तो पंचायत का फैसला सिर्फ कानूनी नहीं होता था, वो सामाजिक और नैतिक रूप से भी बाध्यकारी होता था। मतलब पंचायत से बाहर किए जाने का डर समाज से बाहर कर दिए जाने जैसा था। एकदम। तो खाला की यह धमकी कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा दाव था। और पंचायत बैठती है। जब सरपंच चुनने की बारी आई तो खाला ने एक ऐसा नाम लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। किसका? जुम्मन के सबसे गहरे दोस्त अलगू चौधरी का। ये सुनकर मैं तो जब पहली बार पढ़ी थी, मैं भी जुम्मन की तरह ही हैरान रह गई थी। हाँ, ये तो कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ है। ये एक ऐसा दाव था जो कहानी को किसी भी तरफ ले जा सकता था। आप इसे एक दाव कह रही हैं, पर क्या ये एक तरह का भावनात्मक दबाव भी नहीं था? अच्छा। कैसे? उन्होंने जानबूझकर अलगू को एक ऐसी धर्म संकट की स्थिति में डाल दिया जहां उसे दोस्ती और न्याय के बीच चुनना था। ये खाला के किरदार की जटिलता को दिखाता है। वो सिर्फ एक बेचारी बूढ़ी औरत नहीं है, वो अपने हक के लिए लड़ना भी जानती हैं। सही बात है। जुम्मन तो मन ही मन खुश हो गए कि अब तो फैसला मेरे हक में ही होगा, लेकिन अलगू की हालत देखने लायक थी। वो झिझक रहे थे। जाहिर है। तब खाला ने उनसे वो बात कही जो इस कहानी का मूल मंत्र है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता, पंच के दिल में खुदा बसता है। पंच के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से निकलती है। कमाल है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है। खाला यहाँ अलगू को उनके धर्म की याद दिला रही हैं। वो कह रही हैं कि तुम्हारा जुम्मन से रिश्ता तुम्हारा व्यक्तिगत स्नेह है, लेकिन इस कुर्सी पर बैठकर न्याय करना तुम्हारा सामाजिक और नैतिक धर्म है। जी। और प्रेमचंद के आदर्श समाज में धर्म
हमेशा व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर होता है। ये तो अलगू के लिए एक परीक्षा की घड़ी थी। बिल्कुल। और अलगू उस परीक्षा में खरे उतरते हैं। उन्होंने दोनों पक्षों को सुना और फैसला सुनाया। क्या फैसला था? कि जुम्मन को खाला को महीने का खर्च देना होगा, वरना जमीन की रजिस्ट्री रद्द समझी जाएगी। अरे वाह! ये फैसला सुनते ही जुम्मन तो सन रह गए। दोस्ती, भरोसा सब एक पल में जैसे टूट गया। पूरा गांव अलगू के न्याय की तारीफ कर रहा था। लेकिन जैसा प्रेमचंद लिखते हैं, इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। और इसी एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। जो दोस्ती गांव में एक मिसाल थी, वो अब एक गहरी दुश्मनी में बदल चुकी थी। हाँ, जुम्मन के दिल में अब सिर्फ एक ही बात थी, बदला। और कहानी यहीं रुकती नहीं है, बल्कि हमें दिखाती है कि जब पासा पलटता है तो क्या होता है। बिल्कुल। कुछ समय बाद अलगू चौधरी पर भी मुसीबत आती है। उन्होंने बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी खरीदी थी, लेकिन पंचायत के 1 महीने बाद ही एक बैल मर गया। उन्होंने अकेला बैल गांव के एक बनिए समझू साहू को बेच दिया, इस शर्त पर कि साहू 1 महीने में दाम चुका देगा। यहाँ प्रेमचंद एक और किरदार समझू साहू के जरिए उस दौर के एक और सामाजिक पहलू को दिखाते हैं। वो क्या? साहू उस उभरते हुए लालची व्यापारी वर्ग का प्रतीक है, जिसके लिए मुनाफा ही सब कुछ है। अच्छा। उसने उस बैल से दिन में 3-3, 4-4 चक्कर लगवाना शुरू कर दिया। न चारे की फिक्र, न पाने की, बस अपनी कमाई की चिंता थी। नतीजा वही हुआ जो होना था। बेचारा जानवर कुछ ही हफ्तों में ज्यादती और भूख से मर गया। कई महीने बाद जब अलगू ने अपने पैसे मांगे तो समझू साहू और उसकी पत्नी साफ मुकर गए। मुकर गए? हाँ, कहने लगे कि तुमने हमें एक मरियल सा बैल दिया था, हमारी तो पैसे बर्बाद हो गए। अब देखिए, स्थिति पूरी तरह से उलट गई है। हाँ बिल्कुल। पहली पंचायत में अलगू न्याय की कुर्सी पर थे और जुम्मन कटघरे में। इस बार अलगू खुद पीड़ित हैं और उन्हें न्याय की जरूरत है। बिल्कुल। कहानी का चक्र घूमकर वापस उसी जगह आ गया है। गांव में फिर पंचायत बैठी उसी पेड़ के नीचे, और इस बार जब समझू साहू से पंच चुनने को कहा गया तो उसने किसका नाम लिया होगा? जुम्मन शेख का। जाहिर है जुम्मन शेख का। ये सुनते ही अलगू का दिल बैठ गया, चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें लगा होगा कि बस अब खेल खत्म। हाँ, दुश्मन के हाथ में न्याय की तलवार थी। ये कहानी का चरम बिंदु है, क्लाइमैक्स। जुम्मन, जो इतने महीनों से बदला लेने की आग में चल रहा था, आज उसे वो मौका मिल गया था। मिल ही गया था। लेकिन प्रेमचंद यहाँ एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बात कहते हैं। वो लिखते हैं कि जैसे ही जुम्मन सरपंच के उस ऊंचे आसन पर बैठा, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। अच्छा। उसे लगा कि वो न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर है, जहां से निकली हुई बात देववाणी के समान होती है। उसके मन से वो जो व्यक्तिगत बदले की भावना थी, वो मिटने लगी। ये सोचना भी कमाल है। मतलब क्या सिर्फ एक पद पर बैठने से, कुर्सी पर बैठने से इंसान इतना बदल सकता है? यही प्रेमचंद का आदर्शवाद है। उनका मानना है कि जिम्मेदारी का एहसास इंसान को उसकी व्यक्तिगत कमजोरियों और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठा सकता है। जब आप उस कुर्सी पर बैठते हैं तो आप सिर्फ जुम्मन नहीं रहते, आप पंच बन जाते हैं। और पंच का धर्म है न्याय करना। जुम्मन के अंदर का इंसान जाग उठा, जो बदले की भावना से कहीं ज्यादा बड़ा था। और फिर वही हुआ जिसकी अलगू ने कल्पना भी नहीं की थी। पंचायत ने दोनों पक्षों की बात सुनी और अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। और क्या फैसला सुनाया? उन्होंने कहा, समझू साहू को बैल का पूरा दाम देना होगा। अरे! जब बैल खरीदा गया था तब उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मौत इसलिए हुई क्योंकि उससे बहुत ज्यादा काम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई प्रबंध नहीं किया गया। सोचिए उस पल के बारे में। आज के जमाने में अगर ऐसा होता तो शायद लोग कहने लगते कि देखो, यही तो बदला लेने का मौका है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जुम्मन ने अपने दुश्मन के हक में फैसला सुनाया, क्योंकि यही सच था। उसने साबित कर दिया कि न्याय की कुर्सी पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है, न दुश्मन। ये फैसला सुनकर अलगू तो भाव विभोर हो गए और जोर से चिल्लाए, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। बोले, भाई, जब से तुमने मेरी पंचायत की थी, मैं मन ही मन तुम्हारा शत्रु बन गया था। अच्छा? पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है, न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। जुम्मन की ये बात सुनकर अलगू भी रोने लगे। और प्रेमचंद लिखते हैं, आंसुओं की इस वर्षा से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। कितना खूबसूरत अंत है। बहुत ही भावुक और एक तरह से आदर्शवादी अंत है।
तो अगर हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस लौटें तो प्रेमचंद का जवाब तो एकदम साफ है। क्या है? वो कह रहे हैं कि सच्चा न्याय न केवल व्यक्तिगत रिश्तों से ऊपर उठ सकता है, बल्कि ऐसा करना ही इंसान का परम कर्तव्य, उसका धर्म है। और जब इंसान इस धर्म का पालन करता है तो टूटे हुए रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। कहानी का शीर्षक पंच परमेश्वर यही तो बताता है कि न्याय करने वाला पंच ईश्वर के समान होता है, जिसे निष्पक्ष होकर सिर्फ सत्य का साथ देना होता है। ये कहानी हमें मानवीय अच्छाई में विश्वास दिलाती है। हाँ, ये दिखाती है कि सही और गलत की भावना हर इंसान के अंदर होती है, बस उसे जगाने के लिए सही परिस्थिति और जिम्मेदारी की जरूरत होती है। ये एक आदर्श स्थिति है और बहुत खूबसूरत भी। ये हमें उम्मीद देती है कि मतभेदों के बावजूद न्याय और सच्चाई के मंच पर हम एक हो सकते हैं। हाँ, लेकिन ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। प्रेमचंद ने ये कहानी उस दौर में लिखी थी जब समाज में अभी भी नैतिक मूल्यों और धर्म की एक ठोस पकड़ थी। आज की दुनिया में जहां सब कुछ इतना व्यक्तिगत, इतना ध्रुवीकृत हो गया है, जहां सोशल मीडिया पर तुरंत जजमेंट दे दिया जाता है, क्या किसी भी इंसान के लिए ऐसा पूरी तरह से निष्पक्ष होना वाकई संभव है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। या ये सिर्फ एक आदर्श है, एक यूटोपिया है जिसके लिए हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, भले ही हम उसे पूरी तरह कभी ना पा सकें? ये सवाल प्रेमचंद हमारे लिए छोड़कर गए हैं।